जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बताते चले आपको कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। यूपी के 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। बताते चले आपको कि चुनाव आयोग की ओर से ये घोषणा की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तौकीर, क्या जानकारी, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया है, चुनाव को लेकर के घोषणा कर दी गई है कि 13 नवंबर को चुनाव होगा, लेकिन 9 सीटों पर ही होगा, 1 सीटों पर आखिरकार क्यों नहीं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल आज चुनाव आयोग ने खड़ा कर दिया है। मिल्कीपुर पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई है। ये मिल्कीपुर वही सीट है जहां से अवधेश प्रसाद चुनाव जीते थे और सांसद हुए। अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, और अयोध्या की सीट जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी, उसके बाद विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और कहा कि अयोध्या के नाम पे पूरा चुनाव लड़ा गया, अयोध्या के मंदिर पे पूरा चुनाव लड़ा गया, और उसके बावजूद अयोध्या की सीट हार जाना भाजपा के लिए ये सीधा संकेत है कि लोगों को जो वहां पे उजाड़ा गया, जिनके मकान तोड़े गए, ये उसी का परिणाम है कि अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की हार गई। अब अवधेश प्रसाद जो मिल्कीपुर से विधायक थे वो सांसद बन चुके हैं और वहीं पर उपचुनाव होना था। फिलहाल आज 9 सीटों का सिर्फ ऐलान हुआ है, जिसमें कई महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं, जिसमें अंबेडकर नगर है, जिसमें करहल है, जहां से अखिलेश यादव खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो विधायक थे, अब फिलहाल वो सांसद बन चुके हैं। और उस करहल की सीट पर तेज प्रताप यादव, उनके भतीजे, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन मिल्कीपुर अब विपक्ष को बड़ा मौका मिलेगा कि चुनाव आयोग आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी की टैगलाइन पे काम कर रहा है। जरूर इस पर सवाल खड़े होंगे और विपक्ष घेरने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि मिल्कीपुर एक सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही थी उस उपचुनाव में, क्योंकि वो अयोध्या की सीट थी। अब ऐसे में वहां पर उपचुनाव की घोषणा ना करना क्या ये डर को भी बता रहा है? जिस तरह से पहले चुनाव हुए और अयोध्या की सीट हारने के बाद विपक्ष लगातार हमलावर रहा, अब इसके बाद इस तरह की सीट पे ऐलान ना होना, ये सवाल भी जरूर खड़ा करेगा और चुनाव आयोग को उस पर जवाब भी देना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है की ओर से। जो 2 पार्टी हैं, लगातार अन्य पार्टियों की ओर से तो तैयारियां चली रही थी, लेकिन जो 2 मेन पार्टी है वहां की समाजवादी पार्टी और बीजेपी, लगातार इन 10 सीटों पर तैयारी चल रही थी। लेकिन खबर जब ये सामने आई कि मिल्कीपुर पर यहाँ पर चुनाव होना ही नहीं है, तो ये बहुत जाहिर तौर पर एक विपक्ष के लिए भी बहुत सदमे भरा होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने इस पर ऐलान भी कर दिया था। अपने जो 6 प्रत्याशियों का ऐलान समाजवादी पार्टी ने किया था, उसमें मिल्कीपुर शामिल थी, और मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी के तौर पर घोषित कर चुकी है। औपचारिक घोषणा हो चुकी है उस सीट पर, और ऐसे में अब उस सीट पर चुनाव ना होना, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग आखिर इस पर क्या जवाब देगा, क्योंकि सवाल जरूर खड़े होंगे कि मिल्कीपुर को आखिर क्यों छोड़ा गया, क्योंकि वहां के भी सांसद जो विधायक थे सांसद बने, अन्य सीटों से भी कई ऐसे विधायक हैं जो सांसद बने, अखिलेश यादव खुद सांसद बने, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा वो विधायक थे, वो सांसद बने, कटेरी विधानसभा सीट से वो विधायक थे। ऐसे में जो सांसद बन गए हैं उन सभी जगहों पर अगर चुनाव हो रहा है, तो आखिर मिल्कीपुर में क्या स्पेशलाइज था जिसकी वजह से वहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया? ये सवाल जरूर खड़ा होगा और जाहिर तौर पर विपक्ष को बड़ा मौका भी मिला है। तो आखिर आपसे जानना चाहेंगे और दर्शकों के लिए भी खास तौर पर कि आखिरकार मिल्कीपुर में चुनाव आयोग की ओर से घोषणा नहीं करना मकसद और मतलब और संदेश क्या कुछ जाता है जनता के बीच में और पार्टियों के बीच में भी? देखिए, मिल्कीपुर में जिस तरह से अवधेश प्रसाद कई बार के विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनका एक दबदबा है और उनके बेटे को ही टिकट हुआ था, तो ये माना जा रहा था कि मिल्कीपुर सेफ सीट है समाजवादी पार्टी के लिए। और एक बार फिर अगर अयोध्या की किसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिलती तो जाहिर तौर पर ये एक आप 7 सीटें जीत भी जाती है अगर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर मिल्कीपुर हार जाती तो ये एक बड़ा संकेत था कि अयोध्या के लोग ही अब भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी स्पेस नहीं दे रहे हैं और वहां की जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। और इसी वजह से माना जा रहा है कि चुनाव के लिस्ट में नाम ना होना, चुनाव आयोग को भी बताना पड़ेगा कि वजह क्या है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो कई ऐसी सीटें हैं जो हाई सिक्योरिटी उसमें आती हैं, लेकिन वो संवेदनशील सीटें हैं, लेकिन वहां पर चुनाव हो रहा है। अब सिक्योरिटी का भी या सुरक्षा का भी मुद्दा चुनाव आयोग नहीं बता सकता इस बार पूरे मामले में, इसलिए थोड़ा सा इनको जो चुनाव आयोग को ये साबित करने में थोड़ी असहमति जरूर होगी, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है कि मिल्कीपुर जैसी विधानसभा सीट पर चुनाव का ऐलान ना होना, और अन्य सीटें जैसे कि कानपुर की सीट है वहां पर भी संवेदनशील मानी जाती है। वहां के विधायक जो इरफान सोलंकी थे उनको सजा का ऐलान हुआ, वहां पर चुनाव हो रहा है।
और अन्य सीटें हैं, अंबेडकर नगर की सीट है, करल है, खैर है, गाजियाबाद है, मजवा है, ऐसी कई सीटें हैं। और खासकर मिर्जापुर की मीरापुर जो सबसे ज्यादा संवेदनशील मानी जाती है, वहां पर भी चुनाव हो रहा है। तो सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता, चुनाव आयोग उसको नहीं कह सकता कि सुरक्षा मुद्दा है, क्योंकि चुनाव आयोग को चुनाव कराना ही चुनौती होती है। चाहे वो कश्मीर जैसे जब वहां पर विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, जिसे 370 हटने के बाद 1.5 साल तक जहां पर इंटरनेट बंद, सेवाएं बंद की गई, वहां पर हाई सिक्योरिटी जोन कहा गया, कई अफसर लगातार तैनात रहे, जब वहां पर सकुशल चुनाव संपन्न हो सकता है, तो फिर आखिर मिल्कीपुर क्यों नहीं? तो इस पर सवाल भी खड़े होंगे और विपक्ष को बड़ा मौका भी मिलेगा। तो आखिर जाहिर तौर पर विपक्ष को मौका भी मिलना है, लेकिन एक सवाल अपने आप में ये भी है कि इस सीट पर अगर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होता है तो इसको लेकर के बीजेपी को कितना बड़ा फायदा और किस तरह से समीकरण को साधने की यहाँ पर बीजेपी कोशिश करेगी? देखिए, अब ये खेल गिनती का है, जो सीटें ज्यादा जीतेगा वो गिनती के तौर पर ऊपर नजर आएगा, लेकिन मिल्कीपुर बड़ी संख्या को भी छोटा कर देता। अगर मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती, तो अगर वो 7 सीटें भी जीत के आते 10 में 9 में, तो भी मिल्कीपुर उस पर भारी पड़ सकती थी। यही वजह है कि मिल्कीपुर पे अगर चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि अगर मिल्कीपुर हाथ से जाती तो कहीं ना कहीं संकेत बड़ा था कि अब अयोध्या के लोग ही जब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर रहे हैं, तो फिर अन्य जगहों पर सिर्फ दबाव और सत्ता का दबाव से चुनाव जीते जा रहे हैं, ये विपक्ष को मौका मिलता। लेकिन मिल्कीपुर पे चुनाव ना होना और अब खेल गिनती का होगा कि 9 सीटें में ज्यादा संख्या किसके खाते में जाती है, तो जाहिर तौर पर अब सिर्फ संख्या महत्वपूर्ण होगी उपचुनाव में। बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बताते चले आपको कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताते चले आपको कि 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। मिल्कीपुर एक सीट पर चुनाव आयोग की ओर से घोषणा नहीं की गई है, उस पर भी उपचुनाव होगा। लेकिन आपको बताते चले कि यूपी के 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने आज घोषणा कर दी है। 13 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 23 नवंबर को आपको बताते चले कि इसकी काउंटिंग भी होगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय झलकरी बाई अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने रेप पीड़िता से मुलाकात की। इस दौरान अजय राय ने कहा कि लखनऊ में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पूरा परिवार दुखी है, पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है और घटना को छिपाया गया। सर, पीड़ित परिवार से आप मिलकर आए हैं, पीड़ित से मिलकर आए हैं, कैसे? पीड़ित परिवार का भाई ये खड़ा है, बहन से नहीं मिलने दिया। सीएमएस ने कहा कि अंडर कंट्रोल इलाज चल रहा है और ठीक हो जाएगी बिटिया। कि सीएमएस भी यहाँ की महिला है, हम लोगों ने कहा कि भाई ये जल्द से जल्द अभी महिला जसन का इलाज करें और हम सब लोग पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। पूरे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे, क्या मुलाकात, क्या बात? ये पीड़ित परिवार, उनका भाई खड़ा है ब्रजेश के साथ, पूरा परिवार दुखी है। और लखनऊ राजधानी में जब इस तरीके के अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, लखनऊ में बलात्कार हो रहा है सामूहिक, तो पूरे प्रदेश का हाल बुरा हाल है। जंगल राज कायम है और सरकार पूरी तरीके से इस घटना को छुपाने का, दबाने का काम कर रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। सपा सांसद रामगोपाल यादव मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने गोपनीय कार्यक्रम के तहत गोवर्धन की 7 कोशीय परिक्रमा लगाई है। साथ ही उन्होंने गोवर्धन में दान घाटी मंदिर और गिरिराज मुखारविंद मंदिर में दूध चढ़ाकर पूजा अर्चना भी की है। तो सपा सांसद रामगोपाल यादव मथुरा पहुंचे हैं, तस्वीरें आपके सामने है गोवर्धन की। उन्होंने 7 कोशीय परिक्रमा भी की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। मथुरा पहुंचे हैं सांसद, आपको बता दें कि रामगोपाल, और उन्होंने कोशीय परिक्रमा करते हुए नजर भी आए हैं। दान घाटी मंदिर उन्होंने पूजा अर्चना की है। बताते चले आपको कि सांसद रामगोपाल यादव मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना करते हुए भी देखा गया है। बहराइच में रविवार को दुर्गा विसर्जन के दौरान पथराव हुआ। इसके बाद हुई फायरिंग में गोली लगने से रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। वहीं आज रामगोपाल मिश्रा के परिवार से मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। इस दौरान परिवार ने सीएम योगी से मदद की गुहार भी लगाई है। वहाँ पहुंच करके हमको मांगे जो नहीं हुए हैं कि हम उनसे मुलाकात कर पाए, अपनी दाद फरियाद कहा जो उनका तकलीफ है, हमारा लड़का मारा गया है, उसके विषय में हाल कुछ समझ में आई तुम कहा, जब तक कोई हमें आत्मा वहां हुई तुम सबका हत्यारे के लिए दंडित किया जाए, समझो, मारा जाए। जिसमें हमारा लड़का मारा गया है, तो मेरे भाव मारा जाए। कौनी मेरे तरफ का हमारे मौत परेशान हम
समझो हम कहा कही थी कि विषय में कथा ज्यादा से ज्यादा हमारे आत्मा के अंदर दुख है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर की है। इससे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि उनकी संवेदनशीलता है, उनके प्रति, परिवार के प्रति संवेदनशीलता है। और जो कृत्य हुआ है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी जिम्मेदार लोग होंगे, किसी भी पक्ष के हों, अधिकारी हों, कोई भी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना ये हुई कि वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो उससे पहले तो वहाँ लाठीचार्ज हो चुका था। पब्लिक थोड़ा इधर उधर भगदड़ मची हुई थी। उसी में हम लोग पहुँचे तो जब तक हम पहुँचे उसी भगदड़ में सब भगने लगे तो हम लोग भगने लगे। उसमें कहाँ फंस गया हमारा भाई, ये पता ही नहीं चला। उसको जब ऊपर से एक लड़की छोटी बच्ची थी, उसने इशारा किया कि इधर कहीं फायर हुआ है, तब तो हम गए हैं ऊपर। वो भी जाने नहीं दे रहे थे प्रशासन वाले। तो उसका दूसरे का दरवाज़ा तोड़कर जिसके घर से हम गए थे उसको भी इतना मारा है उन लोगों ने कि वो भी ट्रामा सेंटर में आखिरी सांसें ले रहा है। जिसने दरवाज़ा खोला था हमें जाने के लिए छत, वो भी लखनऊ में एडमिट है। महाराजगंज मार्केट जब उसको लेकर आए तो उतना तो ध्यान हमें था नहीं कि हम पता करें, उसका नब्ज चेक करें। डॉक्टर तो है नहीं, हमें उसे उठाकर किसी तरह अस्पताल तक पहुँचाना था। उसके लिए भी तो कोई हेल्प करने वाला प्रशासन वहाँ मिला नहीं। रोते रहे, बिलखते रहे रोड पर। हम कोई गाड़ी देने वाला नहीं था वहाँ जो उसको किसी तरीके से लेकर हम पहुँचे। वो भी लेट हुआ, आधे घंटे 1 घंटे वो भी लेट हुआ। किसी तरीके से हम अपने बाइक पर लेकर उसको पहुँचे सिटी अस्पताल तक। आगामी त्योहारों को लेकर रेलवे विभाग ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए तैयारियां शुरू कर दी, जिसके चलते रेलवे विभाग ने 94 एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाएगा। वही बात करें रेगुलर ट्रेनों की तो उनमें एक्स्ट्रा 100 कोच लगाए जाएंगे। इसी के चलते तमाम जानकारियों को लेकर जनता टीवी ने पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम आदित्य कुमार से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। त्योहारों का सीजन है और लगातार लोगों आने जाने की दिक्कतें होती रहती है। इसको लेकर के रेलवे ने पूरी कमर कस ली है और एक्स्ट्रा ट्रेनों के साथ साथ एक्स्ट्रा कोच भी लगाए जाएंगे। हमारे साथ पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम आदित्य कुमार जी हैं। मैं उनसे जानूँ दिवाली में क्या व्यवस्था है सर। तो इस त्योहारों के रश को देखते हुए हमने 94 एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं, जिसमें से 43 ट्रेनें जो हैं वो लखनऊ डिवीज़न से ही शुरुआत होंगी या ओरिजिनेटिंग टर्मिनेटिंग है। 53 ट्रेनें और हैं जो पासिंग थ्रू ट्रेनें हैं हमारी। इसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा कोचेज़ हैं करीब, जो एग्जिस्टिंग ट्रेन में 100 से अधिक एक्स्ट्रा कोचेज़ हम लगा रहे हैं। यात्रियों को सुविधा के लिए एक्स्ट्रा काउंटर लगे हुए हैं, टिकटिंग काउंटर। हर टिकटिंग काउंटर पे हमने QR कोड लगा रखा है, जिससे उनको कैशलेस ट्रांजैक्शन करा सकें और टिकट वितरण में ज़्यादा समय ना लगे। इसके अलावा टिकट चेकिंग स्टाफ में हमने बढ़ोतरी की है। RPF का जो डिप्लॉयमेंट है वो भी हमने अभी बढ़ाया है, जिससे यात्रियों को कहीं तकलीफ़ ना हो और जो भीड़ है वो एक संतुलित ढंग से ट्रेन पे जा सके। सर अभी जो एक्स्ट्रा ट्रेनें चलती हैं तो इनके स्वाभाविक स्पेशल ट्रेनों में थोड़ा दिक्कतें आती हैं, लेकिन इस बार आपने बताया कि हाँ दिक्कतें नहीं होंगी। तो कोई मॉनिटरिंग के लिए इसकी सेल भी बनाई गई है? मॉनिटरिंग के लिए हमारी एक वॉर रूम है जो 24/7 चालू रहेगी, जिसमें हमारे हर विभाग के अफसर एवं सुपरवाइज़र रहेंगे और वो हर तरह की जो यात्री सुविधा है उसको देखेंगे। तो किसी भी प्रकार की कंप्लेन आई, चाहे वो रेल मदद पे आती है चाहे किसी और माध्यम से आए, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिला के ये जो वॉर रूम का कॉन्सेप्ट है ये 24/7 24/7 चालू रहेगी और हर तरह का कोई भी समस्या है उसके निवारण के लिए ये त्वरित कार्रवाई करेगी। गोमती नगर स्टेशन जो आपका लगातार मतलब वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन गया है, अब तैयारी यहाँ कुछ ट्रेनें बढ़ाने का प्रस्ताव था, उन पर कहाँ तक पहुँचा है? गोमती नगर में ऑलरेडी जब से ये नई स्टेशन बिल्डिंग बनी है, एक तो वंदे भारत हमने शुरू ऑलरेडी हो चुकी है। वंदे भारत जो देहरादून के लिए जाती है, गोमती नगर से जाती है। एक पटना से, अच्छा नहीं पटना वाले तो इधर है, और प्लस एक गोड्डा के लिए ट्रेन है, साप्ताहिक ट्रेन, वो भी गोमती नगर से जाती है। गोमती नगर से एक भोपाल के लिए वंदे भारत का भी प्रस्ताव है और प्लस जो कुछ ट्रेनें हैं जो पुरी के लिए हैं और नॉर्थ और वेस्ट, ये 2-3 ट्रेनें हैं जो हमने ऑलरेडी प्रपोज कर रखी हैं। थैंक यू।
तो टीआरएम अजित कुमार जिनका सीधे से कहना है कि लखनऊ गोमती नगर से जल्द और ट्रेनें शुरू की जाएंगी। उनका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजा गया है। रेलवे बोर्ड से अनुमति मिलते ही ट्रेनें चालू हो जाएंगी। दूसरी तरफ दिवाली में जो है एक्स्ट्रा ट्रेनें चलेंगी और जो इसके सब लोगों की ट्रेनों की मॉनिटरिंग होगी और इस बार जो स्पेशल ट्रेनें समय से चलाई जाएंगी। कैमरा पर्सन याद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, उद्यम प्रदेश बनाने की ओर योगी सरकार की नेक पहल की शुरुआत की गई है। सीएम योगी यूपी की कायाकल्प इंडस्ट्रियल में बदलाव करेंगे। बताते चले आपको कि 24 औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य औद्योगिक प्राधिकरण को जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में एफडीआर तकनीक से सड़कें बनेंगी। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। प्रदेश को उद्यमी बनाने के लिए लगातार कई पहल की शुरुआत कर रहे हैं। बताते चले आपको कि प्रदेश में एफडीआर तकनीक से सड़कें बनाई जाएंगी। फुल डेप्थ में भी सड़कें बनाई जाएंगी। यूपी एसआईडीए के आदेश पर ये विकास कार्य करवाए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में, उद्यमी क्षेत्र बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार की नेक पहल देखी जा रही है। अयोध्या से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, विमान में बम की खबर से हड़कंप मच गया। एयर इंडिया के विमान में बम का अलर्ट दिया गया था। बम की खबर से अलर्ट हुआ एयरपोर्ट। यात्रियों को सुरक्षित उतारने का पूरी तरह से प्रयास किया गया। तो जिला अस्पताल को भी अलर्ट किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। अयोध्या से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जिला अस्पताल को भी अलर्ट किया गया था। विमान में बम की खबर से लोगों में अफरा तफरी मच गई। एयर इंडिया के विमान में बम की धमकी मिली थी। बम की खबर से पूरी तरह से एयरपोर्ट को अलर्ट कर दिया गया था। यात्रियों को सुरक्षित उतारने का भी प्रयास किया गया। बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। अलीगढ़ में बाइक ने स्कूटी की भिड़ंत, टक्कर में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल। पीलीभीत में संदिग्ध अवस्था में किशोरी का मिला है शव। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया। फर्रुखाबाद में फंदे से लटका मिला महिला का शव। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। लखनऊ में इको गार्डन में आंगनबाड़ी कर्मचारी का धरना, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। अमेठी में युवकों को ग्रामीणों ने दौड़ाया, प्रतिबंधित मंच जा रहा था युवक मौके से फरार। अलीगढ़ में संदिग्ध अवस्था में मिला है अज्ञात युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। चंदौली में अवैध अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर। आरपीएफ जवानों की मौजूदगी में हुई है कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में एनएम का प्रदर्शन, सीएमओ ऑफिस पर दिया है धरना। बदायूं में 2 बदमाशों ने किसान को मारी है गोली, किसान बुरी तरह घायल, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। अमेठी में लूटकांड की घटना, निकली फर्जी, कर्ज से परेशान होकर शख्स ने रची साजिश। रायबरेली में ओटी टेक्नीशियन के एक साथ 15 हॉस्पिटलों में कर रहा काम, एसडीएमओ की तहरीर पर मुकदमा हुआ दर्ज। रायबरेली में 6 वांछित अभियुक्तों को पुलिस ने किया है काबू। जेल से छूटने के बाद युवक का किया था अपहरण। आगरा में मिशन शक्ति अभियान जारी, अभियान के दौरान निकाली बाइक रैली, डीसीपी ने रैली को दिखाई हरी झंडी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।
सुरक्षा फोर्स पंजाब लिख रही है नई दास्तान। सिर्फ 6 महीनों में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 45% की कमी आई है। इस बार SSF करके किन्नियां मौतां घट गईयां। जे 50% भी घटा लिया 3000 बंदे दी जान बच जूगी जी, 3000 बंदे दी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के एक कदम ने तस्वीर बदल कर रख दी। नतीजा, पंजाब को मिली एक ऐसी फोर्स जो पंजाब में सड़क सुरक्षा को लेकर समर्पित है। ऐसे ही बड़े रहते थे जी रोड पे, कोई पूछने वाला नहीं था जी कि एक्सीडेंट हो गया, जरूरत है किसी चीज की। पर अब एक कॉल करो, बंदे हाजिर। SSF सिर्फ दुर्घटनाग्रस्तों की मदद ही नहीं करती, बल्कि ये सुनिश्चित भी करती है कि किसी भी हाल में सड़क सुरक्षा से कोई समझौता न हो। हमारा मोटिव है 1 सेकंड गवाए बिना राहत पहुंचाना हर कीमत पर। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से लैस मुश्किल से मुश्किल स्थिति का सामना करने में पूरी तरह सक्षम। अब तो अकेले ट्रैवल करने में भी डर नहीं लगता, क्योंकि पता है SSF इज जस्ट अ कॉल अवे। जय हिंद जी, पंजाब पुलिस कंट्रोल रूम 112। अपने फर्ज के लिए हमेशा तैयार, जिसका रिस्पांस टाइम है तेज, बहुत तेज। उस दिन अगर जरा सी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। सिर्फ 6 महीनों में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 45% की कमी आई है। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब, हर सफर में साथ हमारा। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। राइजिंग इंडिया है, कैसे जो उद्योग जगत है हमारा भारत का, वो इसमें बूम अप कर पाया है। पिछले 6-7 वर्षों में जो अब एक तरक्की का इंडस्ट्री का दौर आया है, तो वो पिछले 60 वर्षों में नहीं था। टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, तो उसे लेकर हम किस तरीके से देख सकते हैं? स्कूल एजुकेशन जो है, तो वो अगर आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए चेंज नहीं करी, तो वो हमारी एजुकेशन रिडंडेंट हो जाएगी। बदलाव हरियाणा में आया है, आप मानते हैं, चाहे औद्योगिक सेक्टर हो चाहे अन्य सेक्टर। आई थिंक दे नीड टू रीलुक द होल पॉलिसी। पूरे हरियाणा में इंडस्ट्रीज लाइए और उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लाइए और जॉइंट वेंचर्स लाइए, टेक्नोलॉजी लाइए, बट हरियाणा हैज टू गिव दैट प्रायोरिटी। युवाओं को जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात यहाँ पर की जाती है, न्यू स्टार्टअप्स की बात यहाँ पर की जाती है। इस वे में जो है वो गवर्नमेंट काम कर रही है या काम करना अभी बाकी है? आज पॉलिसीज, अभी जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं स्टार्टअप्स के लिए देख लें, तो पहली बार ऐसा है कि भी 5 करोड़ तक आपको कोलेटरल फ्री आपको लोन मिल सकता है। तो वो अगर 4 या 5 बच्चे मिलकर, और उसको ईज ऑफ डूइंग दैट लोन देने की फैसिलिटी होनी चाहिए। जनता टीवी प्रेजेंट्स चाय पर चर्चा, LPS बोजार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश जैन के साथ 19 अक्टूबर शाम